हाउस होल्ड से लोग जाते हैं एंड फर्म्स में काम करते हैं, उससे इनकम जनरेट होती है। अब उस इनकम को हम खर्च करते हैं फॉर एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमें फर्म से मिलती हैं। ये पूरा क्या फ्लो है इसको आज हम अच्छे से समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये वाले डायग्राम को थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि इट इज नॉट द राइट डायग्राम, बट यस राइट डायग्राम क्या है आज हम अच्छे से समझने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड राधे राधे सभी को। आई होप सब एकदम हेल्दी, एकदम एक्साइटेड एंड रेडी हो गए विद योर नोटबुक्स, क्योंकि आज हम नोट्स तो बनाने ही वाले हैं जैसे हर क्लास में बनाते हैं। रियल फ्लो, मनी फ्लो, सर्कुलर फ्लो और जो फेजेस ऑफ इनकम होते हैं, इनकम वो एक्सपेंडिचर फेज, इनकम फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इन तीनों फेजेस को अच्छे से समझने वाले हैं। आज की क्लास काफ़ी क्रिस्प और छोटी होने वाली है, तो फटाफट अपना वाई रिमाइंड करके चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। जस्ट टेक अ मोमेंट इफ दिस इज योर फर्स्ट वीडियो, तो तुम अभी एक लंबी सी सांस लो एंड सोचो कि तुम पढ़ क्यों रहे हो। ठीक है, यहाँ पर इस चैनल पर जिस तरीके से हम चीज़ें करते हैं, वी आर प्लानिंग टू गो बियॉन्ड द सिलेबस एंड वो हम श्योरली जाएंगे। अभी फर्स्ट फेज कंप्लीट कर रहे हैं इन विच बोर्ड के लिए जितना रिक्वायर्ड है क्लास 12th में उतना हम कंप्लीट करें। उसके बाद बियॉन्ड द सिलेबस जाएं और चीज़ों को एक अलग डायमेंशन से समझें और अपने जो पर्सपेक्टिव है थिंकिंग का उसको ब्रॉड करें। सो दिस इज द कंप्लीट प्लान। हम इस चैनल पर इस तरीके से करने वाले हैं। यहाँ पर लर्निंग क्यूरियोसिटी ड्रिवन है, सिलेबस ड्रिवन नहीं है। जिज्ञासा रश इज द प्लेस वेयर योर क्यूरियोसिटी गेट्स जस्टिस एंड दिस साइड योर क्यूरियस भैया, जो कि हर चीज़ को साथ में हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो यस, जस्ट थिंक कि वाई यू आर स्टडिंग दिस वे, यानी कि सिलेबस के बियॉन्ड जाकर, और इवेंचुअली तुम पढ़ ही क्यों रहे हो ये चीज़ को सोचो एंड जस्ट राइट इट डाउन ऑन अ पेपर। एंड ये अगर तुम्हारी पहली वीडियो नहीं है देन कॉन्ग्रेट्स। अब तुम बस उसको वाई को अपना रिमाइंड करो एंड फिर आगे चलते हैं। व्हाट इज माई वाई ऑफ डूइंग दिस? मेरा रीजन ये है कि आई एम क्यूरियसली हंग्री अबाउट गेनिंग एंड डिलीवरिंग नॉलेज इन डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग वेज। अलग अलग तरीके से पढ़ना और अलग अलग चीज़ों को कंबाइन कर अलग अलग चीज़ों को कंबाइन कर कर पढ़ाना, दिस इज समथिंग विच आई एम क्यूरियसली हंग्री अबाउट। ये काम मैं बहुत ही लाइक ऐसे ना भूख के साथ करता हूँ, यानी कि आई एम लाइक वही, आई एम क्यूरियसली हंग्री अबाउट दिस। सो यस, दिस इज माई वाई ऑफ डूइंग दिस। जस्ट फिगर आउट योर वाई एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड। एक दिस इज योर फर्स्ट वीडियो, तो आज की वीडियो से एक 5 से 10 मिनट की ऐसी आदत डाल लो अपनी जो तुम फॉर द नेक्स्ट 30 days रेगुलरली करोगे। इफ यू आर ऑलरेडी वॉचिंग एंड यू आर ऑलरेडी व्यूअर ऑफ दिस चैनल, तो तुम्हें पता होगा कि क्या हमारा सिस्टम रहता है। प्लेस 2.0 है तो 30 मिनट्स का तुमने करना है। मेरा प्लेस 2.0 ये चल रहा है, तुम इंस्टाग्राम पर चेक कर सकते हो, डेली स्टोरीज में अपडेट हो रहा है, हाईलाइट्स में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिज्ञासा रश पर जाकर तुम हाईलाइट्स प्लस 2.0 करके उसको देख सकते हो। एंड 12th मई टू 12th जून 30 days का लॉ प्लेज आई हैव टेकन। आई एम स्टडिंग लॉ फ्रॉम द लॉ मावियन सर। सो दिस इज वे, आई एम स्टडिंग लॉ फ्रॉम लॉ मावियन सर। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहूँगा और ठीक है, फॉर नेक्स्ट 30 days ये सब चलेगा। ठीक ऐसे ही तुम भी कोई प्लेस ले लो और ये हमारी हैबिट बिल्डिंग, थोड़ा सा ना एटॉमिक हैबिट्स अगर तुमने कभी सुनी हो, बुक के बारे में सुना हो। मैंने बुक तो नहीं पढ़ी बट दीज आर द थिंग्स जो कि छोटी छोटी हैबिट्स हमें एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए मदद करेंगी। ठीक है, तो येस दिस वॉज इट। हमारा वाई क्लियर हो गया एंड हमने 30 days का प्रॉमिस को रिमाइंड कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि एक ही पैसे हैं हमारे, मतलब सेम अमाउंट ऑफ मनी है, उसी पैसों को कभी स्टॉक बोल रहे हैं, कभी हम फ्लो बोल रहे हैं, कभी एक्सपेंडिचर है वो समझ रहे हैं उन्हीं पैसों से, और कभी इन्वेस्टमेंट को समझ रहे हैं, और डेप्रिसिएशन भी उसी में बीच में कहीं आ जाता है इन्वेस्टमेंट के साथ ही। तो ये क्या सारी चीज़ें हैं, क्या सारा फंडा है, इसको हमने अच्छे से समझा था लास्ट क्लास में। एनसीईआरटी तो पढ़ी ही थी। एक ये कैपिटल स्टॉक में जिस तरीके से चीज़ें होती हैं वो देखी थी हमने, और एग्जैक्टली नोटबुक में क्या लिखा था, नोटबुक के थ्रू रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टॉक पढ़ा था कि हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर कोई चीज़ है उसको मेजर कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, यानी कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में इस टाइम कितने पैसे हैं। 29 मार्च को 1,43,000 रुपीज़ अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में है, दिस इज समथिंग विच इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, यानी कि इतना स्टॉक तुम्हारे पास इस चीज़ का रखा है। ठीक है, कैपिटल एंड क्वालिटी, कैपिटल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी, इसके कुछ एग्जांपल लेंगे कि तुम्हारी कितनी कैपिटल, बिजनेसमैन एक बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो उसने कितनी कैपिटल लगा रखी है, दिस इज समथिंग जो कि कैपिटल के अंदर आता है। तो ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होती है। ठीक है, एक साल में हमने कितनी कैपिटल लगाई है वो आ जाएगा फ्लो में, यानी कि इस पूरे साल में हमने कितनी कैपिटल एडिशनल लगाई है। तो जो भी हम स्टॉक में चेंज करेंगे, द चेंज इन स्टॉक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर फ्लो कॉन्सेप्ट्स। फ्लो क्या होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, यानी कि इस
दिन हमारी सेल्स कितनी हुई, तो सुबह से लेकर शाम तक इस पर्टिकुलर साल में हमारी कितनी सेल्स हुई हैं। तो इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इंटरेस्ट, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं और ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस देखा था, पॉइंट ऑफ टाइम और ये पीरियड ऑफ टाइम। ये टाइम डायमेंशनल नहीं है, ये टाइम डायमेंशनल है। और स्टॉक, अगर जो स्टॉक है वो फ्लो पर डिपेंड करता है और जो फ्लो है वो स्टॉक को इम्पैक्ट करता है। मतलब एक दोनों एक दूसरे को डिपेंड, क्या कहते हैं, दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है यानी कि रुका हुआ, फ्लो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है यानी कि एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इसको मेजर करते हैं, तो ये डायनामिक हो गया। ठीक, जैसे हमने ये देखा था एक एग्जांपल, हमारे बैंक अकाउंट में अगर इतने पैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हैं तो वो डिपेंड कर रहे हैं कि हमने कितनी डिपॉजिट्स पर मंथ हमने करी है। और अगर हम इतना विड्रॉ कर पा रहे हैं तो जितना हमारे पास बैंक में ज्यादा पैसा है उतना ज्यादा हम विड्रॉ कर पाएंगे पर मंथ। इस तरीके से दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ये कुछ थ्योरी है, तुम्हें पढ़नी है तो पढ़ लो। नोट्स आई एम श्योर बना रहे होगे, नहीं बना रहे हो तो प्लीज अब चीजों को यार अच्छे से करो, देखो बना लो नोट्स भी। उसके बाद हमने पढ़ा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो जितना भी हम कंज्यूमर गुड्स पर खर्चा कर रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था कंज्यूमर गुड्स वो जिनमें और कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना और उनकी क्या कहते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ चुकी हैं, ये सारी चीजें ध्यान है ना। तो ऐसे गुड्स पर जो हाउस होल्ड खर्चा कर रहे हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी वांट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए, वो आएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यानी कि डिफेंस फोर्सेज, मिड डे मील, इन सब में जो गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो आएगा। और जो मंदिर मस्जिद वगैरह एनजीओ सारे के सारे लोग ये चैरिटी कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स की, वो भी हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा। कंज्यूमर गुड्स पर जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो जो हमारा स्टॉक है कैपिटल का, अब हमने फाइनल गुड्स में दो टाइप की गुड्स देखी थी, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या थी, एक तो जो भी हमारा बिजनेसमैन है उसने कितना हमारा क्या कहते हैं, एक अगर फैक्ट्री वाला बंदा है तो उसमें जो मशीन लग रही है, फैक्ट्री में जो मशीन लग रही है, जैसे मान लो ये पेन है या फिर हम जंपर की बॉल बनाते रहते हैं ना, तो जो जंपर की बॉल की हमारी फैक्ट्री है उसमें जो मशीन लग रही है, दिस इज समथिंग विच इज अ कैपिटल गुड। एंड अगर कोई ट्रेडर है यानी कि मैं ये वाले पेन को सेल करता हूं तो अब मेरे पास इस टाइम इसका कितना स्टॉक है, ये वाले पेन्स का मेरे पास कितना स्टॉक है, दिस इज ऑल्सो अ कैपिटल गुड। ठीक है, फिक्स्ड गुड्स, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ये, और कैपिटल गुड्स यानी कि कितना तुम्हारे पास स्टॉक है, इसको रिप्लेस करा जाता है, उसमें कॉस्ट आती है। और इस जैसे मान लो हमारे पास कोई मशीन है, उसकी वैल्यू में अगर गिरावट आ गई तो उस पर हम कितना खर्चा करेंगे, ये अभी ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, ये हम पढ़ेंगे आगे। बट यस, इन्वेस्टमेंट अभी यहाँ पर क्लियर करते हैं कि हाँ, इन्वेस्टमेंट इज समथिंग जो कि स्टॉक हमारा इंक्रीज हो रहा है कैपिटल का, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट बोल देंगे। कैपिटल यानी कि फिक्स्ड एसेट या फिर एक गुड्स एंड सर्विसेज का स्टॉक, गुड्स का स्टॉक जो कि एक रिटेलर या फिर ट्रेडर के पास पड़ा है। फिक्स्ड एसेट या फिर कैपिटल का स्टॉक यानी कि गुड्स का स्टॉक। ठीक है, एक इकोनॉमी के वो व्यू पॉइंट से इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन ईयर। तो इन्वेस्टमेंट का ये मतलब बता दिए कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इन्वेस्टमेंट में जो चेंज होता है उसको डेल्टा के से डिनोट करते हैं। के इज समथिंग विच इज इन्वेस्टमेंट, तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक हमारा इन्वेस्टमेंट आ जाता है और इसको इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, और इसको कैपिटल फॉर्मेशन भी हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, अब एक होती है हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो अब देखो, इन्वेस्टमेंट इज समथिंग विच इज इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। अब ऐसा वाला कैपिटल स्टॉक जो यानी कि फिक्स्ड एसेट है उसमें अगर इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज समथिंग विच इज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और उसको हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अगर ऐसा कैपिटल स्टॉक जो हमारा स्टॉक है, एक्चुअल जो हमारे पास स्टॉक रखा है उसमें इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ये हमारी फिनिश्ड गुड्स भी हो सकती हैं, ये हमारी सेमी फिनिश्ड भी, एक हमारा रॉ मटेरियल भी हो सकता है। इस तरीके से हमने सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया था क्लास में, और ये इसकी सिग्निफिकेंस है कि ये क्या हो, इनके इन्वेस्टमेंट यानी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो क्या एक इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा, और अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो क्या एक प्रोड्यूसर पे इम्पैक्ट आएगा, वो हमने पढ़ा। एक डिजायर्ड स्टॉक होता है, एक अनडिजायर्ड स्टॉक होता है, इन दोनों का भी डिफरेंस हमने बहुत अच्छे से देख लिया था। जितना हमने प्लान करा है यानी कि 100 यूनिट्स बनाई है और 80 हमारी बिक जाएंगी इस महीने, हमने ये सोचा, बट 60 बिकी। ठीक है, तो जो 80 हमने जो हमारी 20 यूनिट बच जाती, 100 बना के 80 यूनिट सेल करने के बाद, दिस इज समथिंग विच इज डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। बट हमारी 100 की जगह मतलब 80 की जगह हमारी 60 बिकी एंड 40 का हमारा स्टॉक बच गया। अब इसमें से 20 का तो हमारा डिजायर्ड स्टॉक है, बाकी का जो 20 है वो हमारा
अनडिजायर्ड स्टॉक है, क्योंकि वो हमने प्लान नहीं करा था कि इतना बच जाएगा। तो यस, इनडिजायर्ड और डिजायर्ड स्टॉक हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट था और इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट था। जब हमारी एक कैपिटल वैल्यू, हमारे कंपनी में हमारी जो फैक्ट्री है उसमें मशीनें लग रही हैं, अब उसको रिप्लेसमेंट करने में, यानी कि अगर किसी मशीन में कुछ दिक्कत आ रही है, डेप्रिसिएशन लग रहा है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू को वापस लाने के लिए जो इसमें खर्चा कर रहे हैं, यानी कि 10,000 की मशीन थी, उसकी वैल्यू अब 8,000 रह गई, तो 2,000 का जो खर्चा करा हमने उस मशीन पर, उसकी वैल्यू को वापस लाने के लिए वो हम डेप्रिसिएशन में अकाउंट करते हैं। और जो हमने नई इन्वेस्टमेंट करी, यानी कि कोई और 10,000 की नई मशीन खरीद ली, वो हमारी आ जाएगी इन दी नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, वो आएगी हमारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, जितनी भी हमने टोटल इन्वेस्टमेंट करी, वैसे तो एक्चुअल में नेट इन्वेस्टमेंट यही है, ठीक है, इतना पार्ट हमने देखना है। मगर जब हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे रखी है, तो उसमें से डेप्रिसिएशन को जब हम माइनस कर लेंगे, तब हमारी नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ऐसे करके हमारी नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, और ये स्टॉक ऑफ कैपिटल इकोनॉमी में बढ़ाती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करती है। कैसे करती है ये हमने देख लिया था। और प्रोडक्शन कैपेसिटी को हमारी इकोनॉमी की बढ़ा देती है। ये फॉर्मूला है। ग्रॉस से अगर नेट पर जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, नेट से ग्रॉस पे आ रहा है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब हायर रेट ऑफ नेट कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से ये इंपैक्ट करता है ये देख लिया। और कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, एक डेप्रिसिएशन ऐसा है, डेप्रिसिएशन के ये 3 रीजन हो सकते हैं। अब जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, डेप्रिसिएशन को हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अनएक्सपेक्टेड जो होता है उसको हम कैपिटल लॉस बोलते हैं, और जो एक्सपेक्टेड होता है वो डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है, ठीक है। गुड्स की वैल्यू में गिरावट बाढ़ की वजह से भी आ सकती है, और उसको यूज करने की वजह से भी आ सकती है, मशीन की वैल्यू में गिरावट, ठीक है। तो अगर उसको यूज करने की वजह से आई है तो वो डेप्रिसिएशन और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बन जाएगी। मगर अगर उसको कोई ऐसे इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी यानी कि फ्लड वगैरह आ गई, उसकी वजह से उसकी वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है, तो दैट इज अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये डेप्रिसिएशन का पार्ट है, कैपिटल लॉस का पार्ट है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से हम इसको मीट करते हैं, यानी कि डेली साल हर साल डेप्रिसिएशन को अलग रखते रहते हैं निकाल के। और यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है तो उसके लिए हम इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, ठीक है। ये हमने फिर कुछ क्वेश्चंस करे थे, और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाला जो एक क्वेश्चन है, ये आई आस्क्ड कि तुम अपनी नोटबुक में लिख लो, डेप्रिसिएशन का ही नाम है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और इसको लिखने के लिए आई आस्क्ड यू। और ये होमवर्क था लास्ट क्लास में, तो इसको भी जल्दी से हम देख लेते हैं। इसमें हमें बताना है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट कौन सा है और हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये देखो, इसको हम अच्छे से अभी कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पर तुम्हारे आंसर्स भी हो जाएंगे। होमवर्क हटा दो, नहीं लिख के रहने दो, ठीक है, लास्ट क्लास का होमवर्क है। तो वेल्थ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे पास कितना पैसा है वो वेल्थ में आएगा, तो ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सीधी सीधी सी बात है। अब आगे चलते हैं, नंबर ऑफ बर्थ। एक पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कितनी बर्थ हो रही है ये तो हम देख ही नहीं सकते, अगले 1 मिनट में कितनी बर्थ हुई ये जरूर हम देख सकते हैं। तो ये जो हमारा ये है, ये नंबर ऑफ बर्थ, ये फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। एक्सपेंडिचर, एक सेकंड, हाँ, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, जितना भी हम पैसे खर्च कर रहे हैं वो भी एक पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे, ठीक है। जितनी हमारी इनकम है वो भी हम एक पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे। जितना इंटरेस्ट मिल रहा है हमें कैपिटल पर, इस साल का कितना मिला, ये भी हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। वाटर इन ओवरहेड टैंक, यानी कि हमारे टैंक में कितना वाटर स्टोर्ड है अभी, ये हम देख लेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि हमने कितनी कैपिटल बनाई, ये पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होएगा। तुम्हें बोलते बोलते भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ, इस साल इस महीने कितनी कैपिटल फॉर्मेशन हुई, सीधी सी बात है। क्वांटिटी या सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, अब ये देखो, इस महीने या फिर इस साल में हमने कितना पैसा सप्लाई कर दिया, इस तरीके से हम क्वांटिटी को और सप्लाई ऑफ मनी को नहीं देखते। सप्लाई ऑफ मनी इज अ कॉन्सेप्ट जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी इकोनॉमी में इस टाइम कितना पैसा है, कितना हमारे पास लोगों के पास पैसा है, कितना बैंक में पैसा है, अलग अलग तरीके से हम इसको मेजर करते हैं। किसी में कुछ ऐड करते हैं, अलग अलग मेजर्स ऑफ सप्लाई होते हैं, M1 M2 M3, आगे जाके हम इसको पढ़ने वाले हैं। मगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये मेजर होता है। सो दिस इज समथिंग विच इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे चलें तो बैंक डिपॉजिट, बैंक में हम कितने डिपॉजिट कर रहे हैं ये हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में भी देखा, ये पर मंथ के हिसाब से होता है। तो यस, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। कैपिटल कितनी है ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये हमने देख लिया था अच्छे से। और उसके बाद राइस स्टोर्ड इन अ गोडाउन, तो अभी स्टोर करके रखे हुए हैं, ये तो हमारा कितना स्टॉक है, क्या कहते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। सेल ऑफ राइस एक महीने में, यानी कि जनवरी 1, अच्छा हाँ, एक एक पर्टिकुलर डेट पर भी देख रहे हो ना, तो वो सुबह से लेकर शाम तक की ही होगी। इट विल ऑल्सो भी इट विल ऑल्सो बी अ स्टॉक, नहीं फ्लो कॉन्सेप्ट होगा ना।
एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर थोड़ी देख रहे हो, ये तो डेट की बात हुई, एक पर्टिकुलर डेट पर देख रहे हो। यहाँ पर इन्होंने इसका आंसर जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट में दे रखा है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। इसको लेट मी जस्ट कंफर्म एंड एक सेकंड बस वीडियो में पॉज लेता हूँ, मैं इसको कंफर्म करता हूँ एंड फिर तुम्हें आके बताता हूँ। सो यार देखो ये हमारा कंफर्म हो गया। ये हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट ही होगा। यहाँ पर इन्होंने आंसर जो है वो गलत दे रखा है, इसको तुम थोड़ा सा मार्क कर लेना, दिस इज रॉन्ग एंड ये हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट रहेगा। क्योंकि देखो 1 जनवरी यानी कि सुबह से लेकर शाम तक, तभी यही तो डिस्कस करा है ना हमने, तो इसीलिए दिस इज समथिंग विच इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई तुम कितना भी वो कर लो, यानी कि डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना, तुम्हें देर कितनी लग रही है वो चेंज होता रहेगा, मगर डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, तो ये स्टॉक यानी कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। अब आगे चलें तो चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी एज ऑन January 1, 2026। चेंज इन दी सप्लाई ऑफ मनी, अब कोई भी स्टॉक वेरिएबल है उसमें चेंज आ रहा है तो हमने देखा था कि फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, तो यस दिस विल बी अ फ्लो कॉन्सेप्ट। मगर ये भी इन्होंने क्या कर रखा है यार, आंसर्स यहाँ पर गलत दे रखे हैं, इसको भी मैं कंफर्म करके बताता हूँ। देखो अभी यही इसी वीडियो में, मतलब चलते चलते में कंफर्म कर लेते हैं, क्या कहते हैं, आओ गूगल जी से पूछेंगे। Change in supply of money as on January 1, 2026 will be a stock concept or a flow concept. The change in the money supply is a flow concept, while the money supply itself, as of a specific date, is a stock concept. For financial advice, consult a professional. अभी फाइनेंशियल एडवाइस हमें नहीं चाहिए, बट दिस इज समथिंग जो हमें समझ में आ गया। लेबर फोर्स इन इंडिया एज ऑन March 31, 2025। लेबर फोर्स हमारी इंडिया में कितनी है एक पर्टिकुलर डेट पर, यानी कि हमारी जो लेबर है वो हमारे पास कितनी अवेलेबिलिटी है लेबर की, तो ये तो यार स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है ना। लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम दी ओवरहेड टैंक, अब लीकेज हो रही है तो कितने मिनट में कितना लीक हो रहा है, ये हमें टाइम डायमेंशन इसमें लगाना पड़ेगा, सो दिस विल बी आवर फ्लो कॉन्सेप्ट। अब पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि हाँ अभी देखो 2027 में हमारी 2027 छोड़ो, 2026 में 1 अप्रैल को हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी थी, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर पूछ रहे हैं, तो यस ये तो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। एक स्पीड ऑफ कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, स्पीड की बात हो रही है, अब स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसमें टाइम डायमेंशन आ गया, इसलिए इसको हम फ्लो बोल देंगे। ठीक है, ये यहाँ तक हमने एकदम अच्छे से कर लिया, हमारा लास्ट क्लास का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अब हम आज की क्लास पर मूव ऑन करते हैं, ये भी हमने सारा क्लास में लास्ट क्लास में कर लिया था, और आज के कॉन्सेप्ट्स को भी हम पढ़ते हैं। लास्ट क्लास का रिवीजन हो गया, लेट अस जस्ट पुट अ टिक ऑन दिस एंड आगे चलते हैं। रियल फ्लो, मनी फ्लो, सर्कुलर फ्लो आज का छोटा सा ही टॉपिक है, इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं और फिर इसको नोटबुक में लिखते हैं, और इसके एक आध क्वेश्चन है वो करते हैं प्रैक्टिस, बट ये कॉन्सेप्ट छोटा सही है तो इसको जल्दी से लिख लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ, टेक आउट योर नोटबुक एंड लिखो ये वाली, इससे पहले के नोट्स तुमने यहाँ तक के बना लेने होने चाहिए, और इसके आगे तुमने लिखना है, ये वाला क्वेश्चन भी तुम नोटबुक में लिख लेना, ये वाला नहीं, ये वाला नीचे वाला। ठीक है, आगे चलते हैं, आ जाओ आज की क्लास पे, और दिस इज समथिंग जो भी हमें देखना है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं, कितने सेक्टर्स हो सकते हैं, पूरी जो इकोनॉमी काम कर रही है, खरीद परचेज कर रहे हैं। अब देखो यार सीधी सीधी बात है, हाउस होल्ड है, हम तुम लोग जो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गुड एंड सर्विसेज ले रहे हैं। ठीक है, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी फिलहाल मैं तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तुम हाउस होल्ड हो गए, मैं प्रोड्यूसर हो गया। ठीक, तुम जो है सर्विस को ले रहे हो और उसके बदले फिलहाल तो पैसा नहीं दे रहे, बट ठीक है, पैसे वाला अगर हम हटा देते हैं अभी और कंसीडर करते हैं कि हाँ तुम पैसे दे रहे हो 1,000 रुपये पर मंथ, या फिर जो भी फीस अगर जो भी है, ठीक है, 1,000 रुपये पर मंथ अगर दे रहे हो, तो हाँ तुम मेरे को पैसा दे रहे हो, और मैं एक हाउस होल्ड हूँ, नहीं मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ, तुम मुझे उसके बदले पैसा दे रहे हो। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बना दी, उससे रिगार्डिंग जो है सर्विसेज में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट भी हाँ इन्वॉल्व रहती है गुड्स एंड सर्विसेज की लेन देन में। अभी क्या कहते हैं, जो है सोशल मीडिया से रिलेटेड काफ़ी सारे रेगुलेशंस चल रहे हैं, काफ़ी सारे एक्ट आ रहे हैं, आईटी एक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जो तुम अभी अगर करंट अफेयर्स देख रहे हो तो तुम्हें पता होगा। ठीक है, और एक्सटर्नल सेक्टर जो है, यानी कि अगर हम बाहर से कुछ ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी हमारा हाँ इकोनॉमी में आ जाएगा, यानी कि हम तुम जो है अगर मान लो बाहर से कुछ सामान खरीद रहे हैं तो वो एक्सटर्नल का वो हो गया,
एक्सटर्नल सेक्टर हो गया, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारी ट्रेड हो गई। तो ये 4 सेक्टर्स होते हैं एक इकोनॉमी के, ठीक है, इनको तुम लिख लो। अब इन सेक्टर्स के बीच में फ्लो किस तरीके से होता है, इसको हम बहुत छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे तरीके से समझेंगे अभी, बस इन दोनों चीजों का एग्जाम्पल लेंगे, आगे और ज्यादा हम इसमें नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो सिर्फ इतने से दायरे में हम देखेंगे चीजों को। इंटरसेक्टोरल फ्लो होता क्या है, सबसे पहले सेक्टर्स के बीच में जो फ्लो है, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स हैं, इनके बीच में फ्लो है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। हर एक सेक्टर जो है इकोनॉमी का एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि तुम गुड्स एंड सर्विसेज, तुम मेरे से सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है, तुम पढ़ रहे हो, और तुम अगर मान लो कुछ चीज परचेज करते हो, तुम नोट्स परचेज कर रहे हो, कुछ भी, मतलब सारी चीजें हैं, ठीक है, अभी तो कुछ भी पेड नहीं है। तो यस, ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर इन वन वे और द अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, यानी कि मैं तुमसे पैसा लूंगा, उससे मेरा जीवन यापन होगा, तुम सर्विस लोगे, तुम पढ़ोगे, तो तुम आगे जाके पैसे कमाओगे, उससे तुम्हारा मतलब जीवन बढ़िया चलेगा, ठीक है, तुम औरों की भला भी करोगे जीवन में, ठीक है। अब इस तरीके से सारी चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस। अब इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस जो है, इंटरडिपेंडेंस, इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस, सेक्टर्स के बीच में जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है, वो लीड करती है इंटरसेक्टोरल फ्लो को। अब ये 3 टाइप के फ्लो होते हैं, होता तो देखो सर्कुलर फ्लो है, उसमें से ही हम रियल फ्लो भी निकाल लेते हैं और मनी फ्लो भी निकाल लेते हैं। रियल फ्लो यानी कि रियल गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, यानी कि रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज among different sectors of the economy. Just write this down in your notebook. Put the heading real flow and write real flow refers to the flow of goods and services among different sectors of the economy. एक इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स जो भी हैं हमारे पास, अभी हम फिलहाल ये 2 ही सेक्टर लेके चल रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर, इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन है। अब देखो किस तरीके से है ये। हम एज अ हाउस होल्ड क्या कहते हैं, जो भी बंदा किसी फैक्ट्री में जाके काम कर रहा है या कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक घर भी होगा उसका, घर पे रहता है और जाता है बिजनेस के लिए या फिर कुछ जॉब करता है, मगर वो वहां पर जाके काम करता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो है हाउस होल्ड के द्वारा आता है, और इसके बदले में फर्म्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, और जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है वो जो है रियल सेक्टर, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, उसको सेल कर देता है। अब इसमें रियल चीजों का लेन देन हो रहा है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज, एक्चुअल इंसान जा रहे हैं, लैंड तुम ले रहे हो, खरीद रहे हो, जो लैंड है उस पे घर बन सकता था, तो हाउस होल्ड की लैंड अगर तुम ले रहे हो, ठीक है। लेबर जो है वो एक हाउस होल्ड से जा रहा है, कैपिटल जो है पैसा जो जा रहा है वो हाउस होल्ड के थ्रू ही जा रहा है, और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो भी एक हाउस होल्ड के थ्रू ही जा रही है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हाउस होल्ड के थ्रू जा रही हैं, और इसके बदले जो फर्म है वो हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है और हाउस होल्ड सेक्टर को बेच रही है। अब इसमें तुम कहोगे भैया पैसे भी तो हैं, वो पैसे भी तो दे रहे हैं, मगर अभी हम पैसों के लिए जो है वो दूसरा फ्लो, एक छोटे छोटे दायरे में चीजों को देख रहे हैं समझने के लिए। तो क्या हुआ, इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी, और लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, हाउस होल्ड ने फर्म को, और फर्म ने उसके बदले इनको गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर करके दे दी। तो ये फ्लो चलता रहेगा, ठीक है, ये रियल फ्लो बोल देंगे। अब सिमिलरली अगर मनी का फ्लो देखें, तो जो हाउस होल्ड है वो पेमेंट कर रहा है फैक्टर सर्विसेज के लिए। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, देखो, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स, इसका मतलब जो हाउस होल्ड है वो हमारा एक्सपेंडिचर कर रहा है गुड्स की परचेज पर। जस्ट एक सेकंड में इसको उल्टा पुल्टा कर दूं, हाँ, इसमें एरो गलत लग गए, और एग्जाम में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं होने के, तो तुम्हें इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो, इसको तो गोल गोल कर देंगे, मनी फ्लो, और इसको हम एरो सही से लगाएंगे। अब तुम देखो, फर्म्स जो हैं हाउस होल्ड को पेमेंट कर रहे हैं जो भी वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए, तो ये वाला एरो इधर आ जाएगा कि फर्म्स जो हैं, यानी कि अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, एंड उसके बदले फर्म्स ने इनको पेमेंट कर दी, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा। अब ये देखो, जो फर्म्स ने पेमेंट करी, तो फर्म ने पेमेंट करी हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विसेज के लिए, अब इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करा, तो उसको हमने देखा कि हाँ, उसके लिए जो पेमेंट करी वो इनके पास चली जाएगी, सीधी सीधी बात है, हमने गुड सर्विसेज ली और उसके लिए पेमेंट करी, तो हाँ, ये फर्म के पास चली जाएगी ये, और ये मनी का जो फ्लो है वो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी में हो जाएगा, ठीक है। पैसे यहाँ से लेके वहां पर चले जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, ये हो जाएगा हमारा मनी फ्लो। मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी।
अभी हम यहाँ पर सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर ले रहे हैं, मगर ये जो डायग्राम्स हैं जितने सेक्टर्स इन्वॉल्व करें उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। अभी हम चीजों को, क्योंकि हम एक छोटे लेवल पर समझ रहे हैं, अभी हमारा लेवल ऑफ स्टडी उतना ज्यादा ब्रॉड नहीं है, तो हम इस चीज को इतना ही समझेंगे कि हाँ, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर कर चीजों को, गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, और क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले पेमेंट हो रही है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, और किस तरीके से मनी फ्लो चल रहा है और किस तरीके से रियल फ्लो चल रहा है। ठीक है, अब आ जाओ इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, सर्कुलर फ्लो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। ठीक है, या फिर सर्कुलर फ्लो से मनी फ्लो और रियल फ्लो निकले। अब तुम ऊपर फोकस करो तो देखो, जो एक हाउस होल्ड है वो क्या कहते हैं, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है एक फर्म को, दे रहा ही नहीं दे रहा, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब उसके बदले फर्म्स उसको गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है। उसके बदले ये देखो, इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी, अब जो फर्म है उसने रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट के फॉर्म में हाउस होल्ड को ये फैक्टर पेमेंट्स दी। ठीक है, और क्या हुआ, एक हाउस होल्ड ने, अब देखो इन्होंने क्या करा, फैक्टर सर्विसेज दी और इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बना दी, ये हमारा रियल फ्लो हो गया। और इन्होंने क्या करा, हाउस होल्ड ने फैक्टर पेमेंट मिली इनको, और जो भी इनको फैक्टर पेमेंट मिली, रेंट मिले, वेजेस मिले, अब एक लेबर को वेजेस मिल गई, एक लेबर का अगर एग्जांपल लें, लेबर को वेजेस मिलेंगी तो वो खर्चा करेगा। देखो यहाँ से लेबर आया हाउस होल्ड से इधर, ठीक है, फर्म सेक्टर में, अब उस लेबर ने काम करा और उस लेबर ने गुड्स एंड सर्विसेज बना के अपने घर पर मतलब एक अपने घर पर लेके गया, ऐसे मान लो एक इकोनॉमी में उसने वैल्यू एडिशन कर दिया, मगर लेबर को क्या हुआ, उसके बदले मिल गई वेजेस। ठीक है, अब उन वेजेस को, जो उसको लेबर को मिली, उसने उन वेजेस से खर्चा करा गुड्स एंड सर्विसेज पर और गुड्स एंड सर्विसेज खरीद ली। यहाँ जो खरीदेगा वो किसी ना कुछ पैसे दे के खरीदेगा। अब इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से समझें, जो फर्म है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को दे रही है और हाउस होल्ड उसके बदले उनको पैसे दे रहा है। ठीक है, और जो है फर्म, एक हाउस होल्ड जो है वो फर्म को लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप दे रहा है और फर्म उसके बदले उनको फैक्टर पेमेंट दे रही है। ये फैक्टर सर्विस दे रहा है और ये फैक्टर पेमेंट दे रही है फर्म हाउस होल्ड को, और क्या कहते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हाउस होल्ड को दे रही है फर्म, और हाउस होल्ड उसके बदले उन पर खर्चा कर रहा है और उनको पैसे दे रहा है। इस तरीके से कंप्लीट लूप चलता चला जा रहा है और इकोनॉमी में ये साइकिल पूरी रन कर रही है। ठीक है, इस तरीके से हमारा सर्कुलर फ्लो हुआ। अब यहाँ पर तुम ध्यान से अगर फोकस करो तो यहाँ पर जब ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जब फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड फर्म्स को दे रहे हैं, यानी कि लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लॉइट करने के लिए दे रहे हैं कि हाँ तुम इनका यूज करके कुछ ना कुछ बनाओ, तो दिस इज समथिंग विच इज प्रोडक्शन फेज। यहाँ पर ये जो इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई, फैक्टर सर्विसेज इनके देने के बाद ये एक प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि इस फेज में प्रोडक्शन हो रहा है। सो दिस इज द प्रोडक्शन फेज। इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, और इस प्रोसेस को, ये जो प्रोडक्शन है, इसको हम वैल्यू एडिशन बोलते हैं, क्योंकि एक एग्रीकल्चरल लैंड पर जो एक हमारा क्या कहते हैं किसान काम कर रहा है, वो कुछ ना कुछ फसल उगाएगा। अब वो फसल जाएगी, अब गेहूं मान लेते हैं उगाई, और वो जाएगी फिर एक फैक्ट्री में जहां पर उस गेहूं से आटा बनेगा। उस गेहूं का जो आटा बन रहा है वो अब और ज्यादा महंगे प्राइस पर बिकेगा। जो गेहूं किसान ने उगाई वो 100 रुपए पर केजी, चलो मैं ज्यादा प्राइस ले रहा हूँ वैसे तो, बट 100 रुपीज पर केजी गेहूं फार्म ने, यानी कि एक एग्रीकल्चरल लेबरल ने, यानी कि सेक्टर ने दूसरे सेक्टर को दी। अब ये जो 100 रुपए, यानी कि वीट जो इन्होंने बनाई 100 रुपए पर केजी, ये इन्होंने इनको दी। अब इन्होंने इसका वीट का बना दिया वीट फ्लार, यानी कि आटा। ठीक है, अब ये जो आटा है इसमें 100 रुपए इन्होंने और जोड़े और मार्केट में इसको बेच दिया 200 रुपए का। हम आटा खरीद के लाए तो हमें 200 रुपए हमें खर्च करने पड़े। अब टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ, तुम ये देखो, इन्होंने 100 रुपए का सामान बनाया, ठीक है, इन्होंने फर्टिलाइजर वगैरह या फिर जो भी चलो लिया, इन्होंने 100 रुपए का सामान बनाया, और ये जो है दूसरा सेक्टर जो था उसने इसमें 100 रुपए का और एडिशन कर दिया बाय टर्निंग इट इनटू फ्लोर। तो ये जो 100 रुपए का इन्होंने एडिशन करा और ये जो 100 रुपए का इन्होंने एडिशन करा, ठीक है, इन दोनों चीजों को मिला के ये बन गया हमारा वैल्यू एडिशन। ये
क्योंकि उसकी वैल्यू में इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो वैल्यू एडिशन इसको हम बोल देंगे। ठीक, तो ये हमारा केस हो जाएगा प्रोडक्शन फेज का। इस टाइम पर जो है हमारी चीजें बन रही हैं। ठीक है, इस चीज को अभी इग्नोर करो, ये मत पढ़ो। ठीक है, ये भी मत पढ़ो। अभी मैं ये क्या माजरा है ये भी बता दूंगा, मगर अभी फिलहाल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट में ही तुम्हें बता दूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब जब गुड्स एंड सर्विसेज बन गई, यहाँ पर देखो, जब गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर बन गई, इन्होंने बना ली, फैक्टर सर्विसेज आई और इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बना ली। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये इनको देंगे हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड इनके बदले इनको पैसे देंगे। ये वाला जो माजरा है, ये वाला जो फ्लो है, ये आ जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दिस फेज इंक्लूड्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। ओके, आई एम सॉरी, इस चीज को थोड़ा सा रिवाइंड करो। मतलब तुम्हें वीडियो रिवाइंड करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक और नई, मतलब तुम्हें जो है सही से बता रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन फेज इज समथिंग जब वो फैक्टर सर्विसेज जो इनको मिली। अब देखो, गुड्स एंड सर्विसेज बाद में बनेगी, पहले लेबर को, जब गुड्स एंड सर्विसेज बन गई, ठीक है, यहाँ से हमारी फैक्टर सर्विसेज आई, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके बदले इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बना दी। तो ये हमारा पहला फेज हो गया, विच इज दी प्रोडक्शन फेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो गया। अब प्रोडक्शन हो गया और अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इनकम का। तो जो फर्म है वो हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देगी फॉर दी फैक्टर सर्विसेज। जो भी फैक्टर सर्विसेज इन्होंने क्या कहते हैं फर्म्स को मिली हैं, उसके अगेंस्ट जो हमारी फर्म है वो फैक्टर पेमेंट करेगी टू दी हाउस होल्ड, एंड ये हमारा सेकेंड यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा। अब जितना भी ये जो फेज है, इस टाइम पर होता क्या है, जितना भी इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज लगाने में पैसा कमाया, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज बनाई, तो ये जो है इनको रेंट इंटरेस्ट, जो लेबर है उसको वेजेस तो मिलेंगी ना। तो जो ये हमारा फ्लो है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो गया, और साथ ही हमारा एक्सपेंडिचर फेज भी आ जाएगा। एक्सपेंडिचर फेज में क्या होगा, इन्होंने जो गुड्स एंड सर्विसेज बना की हाउस होल्ड को दी, और हाउस होल्ड ने जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके बदले उनको पैसा दिया। तुमने मेरे से सर्विस ली और तुमने मेरे को पैसा दिया, फिर तुमने कुछ फोन खरीदा मार्केट से, तो वो किसी ना किसी फर्म ने बनाया होगा। तुमने वो चीज खरीदी और तुमने उनको पैसा दिया, ठीक है ना। इस तरीके से चीजें ऑपरेट करेंगी। तो इसको हम बोल देंगे एक्सपेंडिचर फेज, यानी कि जहां तुम खर्चा कर रहे हो वो फेज आ जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर फेज। दिस फेज द इनकम जो रिसीव हुई है बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने प्रोड्यूस करी हैं उस पर जो भी एक्सपेंडिचर खर्चा करते हैं, क्योंकि इनको अब इनकम मिल गई, हाउस होल्ड के पास, एक लेबर के पास अगर 100 रुपए आ गए उसकी वेजेस के, तो वो जाके कुछ ना कुछ खरीद लेगा, ठीक है, वो अपने घर के लिए राशन वगैरह खरीद लेगा। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हो गया। गुड्स एंड जो इन्होंने इनकम रिसीव करी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप ने, उसको उन्होंने खर्चा कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में बाय दी फर्म्स। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी फर्म ने उनके ऊपर खर्चा कर दिया। अब एक दो सेक्टर इकोनॉमी का हमने एग्जांपल लिया है, तो जितना भी हमारा प्रोडक्शन हुआ उतनी ही इनकम जनरेट होगी और उतना ही हमारा एक्सपेंडिचर होगा। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। इस बात को क्यों ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो हम समझ ही गए। देखो, एक अब जैसे मान लो 100 रुपए का अगर यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है, अगर एक हाउस होल्ड यहाँ से यहाँ पे आया है और जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हमारी कितनी प्रोड्यूस हुई हैं, गुड्स एंड सर्विसेज 100 रुपए की प्रोड्यूस हुई हैं, तो अब ये जब स्पेंड करेगा, ये इनको गुड्स एंड सर्विसेज देगा, ठीक है, फर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को देगा और हाउस होल्ड इसके बदले इनको 100 रुपए देंगे। अब जो इन्होंने 100 रुपए दिए, यही 100 रुपए का तो डिवीजन होगा, इसी से रेंट जाएगा, इसी से वेजेस जाएंगी, इसी से इंटरेस्ट जाएगा कैपिटल पे, और जो बच जाएगा इसी का वो प्रॉफिट बन जाएगा। तो इन्हीं पार्ट्स में सारा काम होएगा। तो 100 रुपए की अगर सामान बनाए तो 100 रुपए ही रहेंगे, यानी कि जितना प्रोडक्शन उतना ही हमारा एक्सपेंडिचर और उतनी ही इनकम जनरेट होएगी। एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ये क्या माजरा है, एक्सपेंडिचर जो है, अब देखो उन्होंने जो क्या कहते हैं हाउस होल्ड है, ठीक है, हाउस होल्ड ने या तो वो खर्चा करा गुड्स एंड सर्विसेज पर, या फिर वो क्या कहते हैं इन्वेस्ट कर देंगे फर्म्स में, किसी और फर्म्स में, यानी कि किसी का शेयर ले लेंगे। शेयर्स वाले कॉन्सेप्ट को हटाओ, अभी कंजम्पशन पर और इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में एक्सपेंडिचर हमारा होता है, इसको हम आगे जाके क्लैरिफाई और अच्छे तरीके से कर लेंगे, ठीक है। मगर यस, ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा हमारा। इसको हम ट्रिपल आइडेंटिटी बोल देते हैं, यानी कि देखो, एक प्रोडक्शन फेज है जहां पर इनकम जनरेट हो रही है, एक इनकम फेज है जहां पर इनकम हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और एक हमारा एक्सपेंडिचर फेज है जहां पर जो
इनकम है वो डिस्पोज ऑफ हो रही है, यानी कि हम जितने हमने पैसे कमाए उसको हम वापस, यानी कि जो फर्म्स हैं गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने बनाई है उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, यानी कि डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं अपनी इनकम को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे, ठीक है, कि ये तो हमने समझ लिया कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो किस तरीके से हो रहा है। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, इस चीज को भी तो हम पढ़ सकते हैं ना। इस चीज को भी अगर एक कंट्री है वो तो अपनी इनकम निकालेगी ही निकालेगी। अब वो जो किस तरीके से निकालेगी, वो या तो क्या कहते हैं सबका प्रोडक्शन देख लेगी, क्योंकि देखो जितना प्रोडक्शन उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन और उतना ही एक्सपेंडिचर, ये भी हमने समझ लिया। अब या तो हम प्रोडक्शन फेज पे देख सकते हैं कि कितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, उस हिसाब से हम पूरे देश में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई वो निकाल लेंगे। या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि लोग कितना कमा रहे हैं और उस हिसाब से हम एक कंट्री में कितना कमाया, एक कंट्री में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, ये निकाल सकते हैं। हमें मेनली निकालना ये है कि हमारी कंट्री में कितना माल बना और लोग कितना माल बना, ठीक है, कितना हमारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई। तो वो उसको करने का तरीका, या तो हम प्रोडक्शन देख लें डायरेक्टली कि कितना प्रोडक्शन हुआ, या फिर हम देख लेंगे कि लोगों ने कितना कमाया, क्योंकि जितना उन्होंने कमाया उतना ही प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है, और जितना उन्होंने खर्चा किया उतना ही प्रोड्यूस हुआ होगा। अभी हम इसमें बहुत सारे एजम्पशंस लेके चल रहे हैं। अब देखो, अगर हम प्रोडक्शन पर देख रहे हैं तो उसको आउटपुट मेथड बोल देंगे, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज पर देख रहे हैं तो इनकम मेथड आ जाएगा, और एक्सपेंडिचर फेज पर देख रहे हैं तो डिस्पोजिशन फेज बोल देंगे इस फेज को, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम इस चीज को निकाल लेंगे। ये क्या है अभी हम आगे क्लासेस में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, तो तुम्हें भी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना समझ लो, तुम बस इसके नाम को लिख लो, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, ठीक है। बट यस, ये 3 फेजेस होते हैं, और अगर 6 मार्क्स में तुम्हारा कोई क्वेश्चन आता है ना सर्कुलर फ्लो को एक्सप्लेन करो, तो तुम पहले ये सर्कुलर फ्लो एक्सप्लेन करोगे, फिर उसके बाद रियल फ्लो और मनी फ्लो को थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, और उसके बाद ये तीनों फेजेस लिखोगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो बड़ा अच्छे तरीके से तुम्हें आंसर को प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें पता है अब कैसे लिखोगे, सबसे पहले सर्कुलर फ्लो लिखोगे, और उसके बाद रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में एक एक लाइन में लिखोगे। तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर लिख देना कि ये रियल फ्लो है, यहाँ पर लिख देना ये मनी फ्लो है। ये मनी फ्लो हो गया, ये रियल फ्लो हो गया, और दोनों की एक एक लाइन की डेफिनेशन हो जाएगी रियल फ्लो और मनी फ्लो की। साथ ही साथ ये तीनों के तीनों फेजेस हो जाएंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। अब इसमें हम एज्यूम का कर रहे हैं, एक तो 2 ही सेक्टर हैं, और एक हमने एज्यूम करा है कि अब देखो हाउस होल्ड के पास जितनी भी इनकम आई, लेबर को हमने 100 रुपए दिए, जितना उसने काम करा उसके लिए, जरूरी थोड़ी है कि वो सारा खर्चा करे, कुछ ना कुछ सेव भी कर सकता है। मगर यहाँ पर हमने क्या एज्यूम कर लिया कि वो कुछ भी सेविंग नहीं कर रहा, एंड जितना भी वो खर्चा, जितना भी वो क्या कहते हैं अर्न कर रहा है, जितने भी उसकी इंटायर इनकम है उसमें से कुछ भी सेविंग नहीं कर रहा, सारा का सारा खर्चा कर दे रहा है। इकोनॉमी हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि हम घर के घर में ही काम कर रहे हैं, यानी कि इंडिया के इंडिया में ही काम कर रहे हैं, और हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। और गवर्नमेंट भी नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं है, हाउस होल्ड और फर्म यही आपस में लगे पड़े हैं। एक और हमने ऑब्जर्व क्या करा इन सारी चीजों से, हमने ऑब्जर्व ये करा कि फैक्टर इनकम बाय फर्म्स, जितनी उन्होंने फैक्टर इनकम जनरेट कर, जो भी फैक्टर इनकम फर्म्स ने दी है वो वैल्यू एडिशन बाय फर्म के इक्वल है। इसका मतलब ये देखो, जितनी भी फैक्टर इनकम फर्म्स ने जनरेट करके दी है वो हमारी बराबर है किस चीज के, जितना उन्होंने वैल्यू एडिशन करा है, यानी कि वैल्यू एडिशन बाय फर्म्स। जितने की इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई हैं उतना ही इन्होंने एक्सपेंडिचर करा, 100 रुपए हमने देखा था, और उतना ही फिर इन्होंने इनकम दी। तो ये जितना है उतना ही ये है, ये 100 रुपए है, 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है तो इनकम भी 100 रुपए की ही होगी। दिस इज समथिंग जो कि हमने अच्छे से लर्न कर लिया, ठीक है, जो हमने अच्छे से समझ लिया, बल्कि ये हमने अच्छे से देख लिया, ठीक है। तो जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का बाय द फर्म, वो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड के बराबर है। उन्होंने 100 रुपए की अगर गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है तो जो हाउस होल्ड है वो भी उस पर 100 रुपए ही स्पेंड कर रहा है। और हमने ये देख लिया कि अब ये जो सारा कुछ हमने देखा है ना, ये इन्हीं को, ये जो सारे एजम्पशन है उन्हीं को लेकर देखा है, तो ये बात तुमने ध्यान रखनी है। और जितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं वो इनकम जनरेटेड के बराबर है, और एक्सपेंडिचर हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पर उसके बराबर है। जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है उतनी ही इनकम जनरेट हो रही है। 100 रुपए का अगर वैल्यू एडिशन हुआ है तो 100 रुपए की ही इनकम जनरेट हुई है, और फिर 100 रुपए ही एक्सपेंडिचर हो रहा है। यही चीज तो अभी हम अच्छे से देख के आए हैं। तो यस, दिस इज समथिंग जो कि हमने ऑब्जर्व करा। तो जो सर्कुलर फ्लोज का कॉन्सेप्ट था वो हमारा यही था, ये तुम अच्छे से अब नोटबुक में लिख लो, एंड वी आर डन फॉर द क्लास। अब एनसीईआरटी को थोड़ा सा स्किम कर लेते हैं, क्या क्या एनसीईआरटी में लिखा है, यही सारी बातें लिखी है, ठीक है। जो एक हाउस होल्ड है वो रिसीव करेगा पेमेंट को
फ्रॉम द फॉर द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो कि वो परफॉर्म करता है फॉर द लेटर। एक हाउस होल्ड ने जितनी भी सर्विसेज करी फर्म के लिए उसके बदले वो पैसे लेगा। अब ये जो हमारी क्या पे यहाँ पे क्या लिखा है, एज वी हैव मेंशन्ड बिफोर देयर मे बी फंडामेंटली बी 4 काइंड्स ऑफ कंट्रीब्यूशन दैट कैन बी मेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 4 टाइप के कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में बात करी है। कंट्रीब्यूशन जो है ह्यूमन लेबर ने जो कंट्रीब्यूट करा उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है जिसके बदले उसको वेजेस मिलेंगी। कंट्रीब्यूशन कैपिटल का हो सकता है, पैसे हमने लगाए उसके बदले कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप का हो सकता है क्योंकि उसने अपना दिमाग लगाया और फिर उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। और एंटरप्रेन्योरशिप वो और क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन हमारा लैंड का हो सकता है क्योंकि लैंड नहीं होता तो हमारी कैसे हमारी जंपर की बॉल बनती या फिर कैसे कुछ भी काम होता, ठीक है, फैक्ट्री हमारी कैसे कहाँ पर होती, ठीक है। तो लैंड का कंट्रीब्यूशन होगा, रेम्यूनरेशन फॉर विच इज रेंट, उसका उसको रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक सिंप्लीफाइड इकोनॉमी में देयर इज ओनली वन वे इन विच हाउस होल्ड में डिस्पोज ऑफ देयर अर्निंग, जो भी जितना भी उन्होंने कमाया और उतना वो स्पेंड कर देंगे एंटायर इनकम। अदर चैनल्स ऑफ डिस्पोजिंग देयर इनकम आर क्लोज्ड। यहाँ पर हमने एज्यूम करा है कि और हाउस होल्ड एक तो जितना भी खर्चा है वो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज पर करेंगे जो कि फर्म ने बनाई है, और हम क्या कहते हैं वो कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं। डू नॉट पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं है तो टैक्स भी पे नहीं कर रहे, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो हमारा कोई एक्सटर्नल सेक्टर भी नहीं है, ये भी हमने एज्यूम कर लिया। तो इन अदर वर्ड्स वो क्या है, क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी यूज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी हैं वो यूज कर रहे हैं अपनी रेम्यूनरेशंस टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच दे असिस्टेड इन प्रोड्यूसिंग। वो पैसे उन्हीं चीजों के कमा रहे हैं जिसको बनाने में उन्होंने मदद करी है। और द एग्रीगेट कंजम्पशन ऑफ ए हाउस होल्ड ऑफ द इकोनॉमी इज इक्वल टू द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। जितनी भी उस फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं वही, मतलब जो भी सारी बातें हम पढ़ के आए हैं वही वाली सारी बातें हैं, एनसीईआरटी में बस मार्क कर दिया। हमने ये भी देख लिया कि कोई लीकेज नहीं है, यानी कि कोई सेविंग को हम लीकेज बोलते हैं, यानी कि इतना पैसा आ रहा है जितना ये गुड्स एंड सर्विसेज पर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनी है, मतलब जो 100 रुपए हमने देखे उसमें अगर सेव कर लेते तो 100 रुपए वापस नहीं आ पाते इकोनॉमी में। हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कोई भी लीकेज नहीं है, यानी कि कुछ सेव नहीं कर रहे, गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दे रहे, इस तरीके से हम सारी की सारी चीजें कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टर्म है हमारी, इससे हमें ये समझ में आ रहा है, मतलब ये बात ये जो एनसीईआरटी में लिखी है वो यही कहना चाह रही है, ठीक है। एग्रीगेट कंजम्पशन जो है सेल्स रेवेन्यू से आ जा रहा है उनका, और इनकम जो है स्पेंड हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज पे। When the income is spent on goods and services produced by the firm, it is taken as the aggregate expenditure by the firm. Aggregate expenditure received by the firm. ये लाइन भी देखो, इसका क्या मतलब है, when income is being spent on goods and services produced by the firms, it takes the form of aggregate expenditure received by the firm. इन्होंने बाई दी करके ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। इनका बेसिक कहने का मतलब ये है कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने बनाई, हाउस होल्ड ने अपनी इनकम के बेसिस पर उसके ऊपर खर्चा करा, और जो खर्चा करा उसको हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोल दिया। When the aggregate revenue received by the firms is paid out to the factors of production, वो एग्रीगेट इनकम बना देती है। जितना हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्चा करा, 100 रुपए का हमने देखा था कि खर्चा करा, तो वही 100 रुपए उनको एज अ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस ये उनको मिल रहे थे। 100 रुपए का तो डिवीजन हो रहा था 4 हिस्सों में, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ये वाली बात यहाँ पर भी लिखी है। अब ये कैलकुलेट करने के 4 मेथड हैं। अब ये एक्सपेंडिचर मेथड वही जो हमने 4 फेजेस पढ़े इनकम के, वही फेजेस को इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। एन इकोनॉमी में डिसाइड टू स्पेंड मोर देन द प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है। एक इकोनॉमी अगर देखो 100 रुपए का काम चल रहा है, यहाँ से 100 रुपए, यहाँ से 100 रुपए हाउस होल्ड जो है वो स्पेंड कर रहा है। ये हाउस होल्ड है और ये फर्म है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है। इन्होंने 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज बनाई और इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को दी, गुड्स एंड सर्विसेज, और हाउस होल्ड ने खर्चा करा इसके ऊपर 100 रुपए। मगर हाउस होल्ड चाहे कि अगर वो ज़्यादा खर्चा करना चाह रहा है, उसको ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, ठीक है, तो अब हाउस होल्ड कर रहा है 100 + 10 यानी कि 110 का खर्चा। अब वो 110 का खर्चा कर रहा है तो जो फर्म्स हैं उसको भी 110 की गुड्स एंड सर्विसेज बनानी पड़ेंगी। अब इस तरीके से जो हमारा फ्लो है वापस चल जाएगा। अब हाउस होल्ड के पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि तुम कहोगे कि जो पैसा आ रहा था वो तो हमारा फैक्टर पेमेंट्स के थ्रू आ रहा था, जो फैक्टर पेमेंट मिल रही थी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस के फॉर्म में,
ठीक है, पैसा तो उससे आ रहा था, वो 100 रुपए था। मगर अब जब इन्होंने कंसीडर, हम ये कर लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये इन्होंने बोरो कर लिया, क्योंकि बोरो करके तो लेंगे, कुछ इन्होंने लोन वगैरह ले लिया कहीं से, और 10 रुपए की एडिशनल एडिशनल उन्होंने खर्चा करा गुड्स एंड सर्विसेज पर, तो फर्म्स जो हैं वो भी 110 की गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगी, और अगेन इनकम क्या है, इनकम भी हमारी फैक्टर पेमेंट की बढ़ के 110 हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ भी अगर हाउस होल्ड इंक्रीज करना चाहे तो वो कर सकता है, पूरा मॉडल जो है वापस रीडिजाइन हो जाएगा, और कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ 110 की उन्होंने डिमांड करी तो उतनी बन नहीं रही, फर्म उतनी ही बना देगा और पेमेंट भी उतनी जाएगी, सर्विसेज भी उतनी लग जाएंगी, इवेंचुअली सारा का सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा और सर्कुलर फ्लो में चीजें चलती चली जाएंगी। ठीक है, इट्स सच अ स्टोरी विच डिसाइड्स, अब ये जो पूरी हमने कहानी पढ़ी यही डिसाइड करती है कि मैं एक इमेजिनरी इकोनॉमी, द फंक्शनिंग ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल की थोड़ी सी डेफिनेशन है, छोड़ो इसको। द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज फुल ऑफ सच मॉडल्स। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा मॉडल अपनी एक कंट्री में अडॉप्ट कर रहे हैं। हमने पढ़ा था इकोनॉमी क्या है, एक थ्योरी और सारे प्रिंसिपल्स का एक क्लटर है, एक सारा का सारा समावेश है, एक क्या कहते हैं उसे, बंडल है, उसमें मतलब सारी सारी चीजें हैं, सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बना के थ्योरीज रखी हुई हैं। अब उसमें से हम कितने अडॉप्ट कर रहे हैं वो हमारी एक इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करेगा, वो हमारी एक इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी यहीं से हमारे चल के बन के आ रहे हैं, यहीं से हमारे चल के बन के आ रहे हैं। तो नो मैटर हाउ द कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक सिस्टम भी, जो भी एनुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है एस्टिमेटेड थ्रू ईच ऑफ द थ्री मेथड्स इज सेम। अब यहाँ पर हमने जो देखा ना एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट और इनकम मेथड, यहाँ पर ये उन्होंने इस चीज की बात करी कि कितना स्पेंड कर रहे हैं उससे एक्सपेंडिचर मेथड बन गया, ठीक है, कितना खरीद रहे हैं उससे, मतलब कितना खरीद रहे हैं उससे एक्सपेंडिचर मेथड बन गया, कितना प्रोड्यूस हो रहा है उससे हम प्रोडक्ट मेथड बना लेंगे, और कितनी इनकम आ रही है वो इनकम मेथड आ जाएगा। इन तीनों के थ्रू हम एक इकोनॉमी की कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनी है इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये तीनों कैलकुलेशन, क्योंकि अभी हमने देखा 100 इक्वल रहेगा, है ना, हर एक सेक्टर में 100 यानी 100 यानी 100 इतना ही रहेगा। दिस इज समथिंग विच वी विल डू, जो मतलब ऐसा होगा कि चाहे प्रोडक्शन से निकाल लो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल लो, चाहे इनकम मेथड से निकाल लो, हमारी इनकम सेम आएगी अगर हम सारे फैक्टर्स को कंसीडर कर कर चल रहे हैं। अब ये वाली बात मैंने क्यों बोली, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन हमें मिलेंगे जिसमें ऐसा होगा कि इनकम मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो आंसर कुछ और आ रहा है, प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो आंसर कुछ और आ रहा है, और एक्सपेंडिचर मेथड से कुछ और आ रहा है, क्योंकि वहां पर जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी मिसिंग है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे है। सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे तभी एग्रीगेट जो है बराबर आएगा। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर द क्लास। हमने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ लिया। ये 2 क्वेश्चन है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। और आज तुम्हारे पास कोई भी होमवर्क नहीं है तो एकदम निफराम रहो, ठीक है। मनी फ्लोज जो हैं अपोजिट होते हैं टू रियल फ्लोज। हाउ? मनी फ्लो रियल फ्लो के अपोजिट है। चलो पढ़ते हैं कि हाँ इन्होंने क्या लिखा है। मनी फ्लोज आर अपोजिट टू रियल फ्लोज। इन्होंने तथ्य बता दिया, यानी कि इन्होंने फैक्ट बता दिया, हाँ होते हैं। बिकॉज मनी फ्लो आर इन रिस्पॉन्स टू रियल फ्लो। जितना रियल फ्लो होगा हमारा, यानी कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी उतना ही तो हम पैसे देंगे, और उतना ही हम पैसे देंगे तो उतना ही फैक्टर पेमेंट्स हमें मिलेंगी। समझ रहे हो? तो एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए मतलब ये एक दूसरे का रिस्पॉन्स है, तो इसलिए अपोजिट। मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड तभी करूंगा जब तुम कुछ पूछोगे। अब तुमने पूछा, मैंने रिस्पॉन्ड करा, अपोजिट अपोजिट बातें होगी ना, तुमने पूछा मैंने रिस्पॉन्ड करा, है ना, समझ रहे हो? ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड। एक प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड तक जो है रियल फ्लो हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड। उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज दी और उसी के रिस्पॉन्स में जो हाउस होल्ड है उसने पेमेंट करी टू द प्रोड्यूसर, सो दैट मनी फ्लोज फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, तो उसमें 3 जो पहलू थे, हाउस होल्ड ने जितना खर्चा करा वो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितना हाउस होल्ड ने करा प्रोड्यूसर के लिए यानी कि फर्म्स को दिया प्रोड्यूसर को, वो उतना ही देगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसको बोल देंगे। लाइक वाइज देयर विल बी अ रियल फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर। उतना ही फैक्टर सर्विसेज जाएंगी, उसी के रिस्पॉन्स में क्या होएगा, सारा का सारा काम होएगा, द प्रोड्यूसर्स मेक पेमेंट टू हाउस होल्ड। तो ये पूरा फ्लो चलता रहेगा, मगर एक दूसरे के अपोजिट में और एक दूसरे के रिस्पॉन्स में है। ठीक है, तुम चाहो तो इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आए तो तुम्हारे मार्क्स में इम्पैक्ट कर सकता है, तो तुम अच्छे से लिख लो। ठीक है,
अब हमें यहाँ पर बताना है कि रियल फ्लो है या फिर मनी फ्लो है, ठीक है, ये दो चीजें हमें बतानी है। एक फर्म पे कर रही है 50,000 एज वेजेस टू इट्स वर्कर, ये तो मनी फ्लो है, पैसों की बात हो रही है। वर्कर्स जो है रेंडर कर रहे हैं लेबर सर्विसेज, ये हमने रियल फ्लो में पढ़ा था। हाउस होल्ड जो है बाय कर रहा है ग्रोसरीज 5,000 की फ्रॉम सुपरमार्केट, सुपरमार्केट से ग्रोसरी बाय कर रहा है हाउस होल्ड 5,000 रुपए की, 5,000 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड बाय कर रहा है, तो फिर ये तो मनी का फ्लो आ गया ना, मनी की बात हो गई, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है, ठीक है। एक जो सुपरमार्केट है वो डिलीवर कर रही है ग्रोसरीज टू हाउस होल्ड, अब डिलीवर कर रही है तो ये रियल फ्लो हो गया, ठीक है। जहां पैसों की बात नहीं हो रही वो रियल फ्लो, जहां पैसों की बात हो रही है वो मनी फ्लो। पहला, और क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, हाँ, द गवर्नमेंट जो है सब्सिडी पे कर रही है फार्मर्स को फॉर परचेजिंग फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ पर परचेज करने की बात हो रही है और गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज दे रही है। अब ये वाला सेक्टर हमने दो सेक्टर में तो नहीं पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हमारी जो एग्जाम्पल थे उसमें नहीं थी। मगर अब अगर तुम ये देखो, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एक क्या कहते हैं, फर्म को गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, वो भी पैसों की टर्म्स में दे रही होगी, यानी कि तुम्हें पैसा मिलेगा बाद में जैसे मिलता है। और जो है फार्मर्स जो है फॉर परचेजिंग फर्टिलाइजर्स, अब फार्मर्स इनको पैसे दे रहे हैं फॉर दी परचेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो भी इन्होंने परचेज करा है। तो अब यहाँ पर सब्सिडीज यानी कि पैसों की बात हो रही है, इसीलिए दिस विल बी आर मनी फ्लो। एंड विद दिस वी कंक्लूड आवर क्लास। हमारा आज का सारा जो भी हमने सोचा था पढ़ने के लिए वो हमारा हो गया है, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो गई है एंड हमने एकदम अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। आ जाओ देख लेते हैं कुछ रहा तो नहीं। देखो, हमारा यहाँ रियल फ्लो हो गया, रियल फ्लो मनी फ्लो देख लिया, सर्कुलर फ्लो देख लिया और फेजेस ऑफ इनकम भी देख लिए। होमवर्क क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई है और हमने क्विक रिवीजन आओ फटाफट से कर लेते हैं। रियल फ्लो मनी फ्लो यार ये काफी बार रिवाइज कर लिया है, एक बार और रिवाइज करते हैं और फटाफट से छुट्टी करते हैं, ठीक है। छुट्टी हो जाएगी, बेल बजेगी, टिंग 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 बजे बल्ले चलो ठीक है। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में पढ़े, ये चार सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, मतलब फर्म और प्रोड्यूसर एक ही हो गए, और गवर्नमेंट और एक्सटर्नल वर्ल्ड से अगर कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो वो आ जाएगा। इंटरसेक्टोरल फ्लो क्या होता है वो हमने देख लिया। इंटरसेक्टोरल फ्लो यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट हैं सारे के सारे सेक्टर्स, उसके उसके थ्रू हमारा अराइज होता है, और जो इंटरडिपेंडेंस है उसको हम इंटरसेक्टोरल फ्लो बोल देते हैं। रियल में क्या होता है, कोई पैसों का लेन देन नहीं है, ये इनको दे रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके और ये इनको दे रहे हैं फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज ये दे रहे हैं तो फिर ये गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। और क्या कहते हैं मनी फ्लो में क्या है, ये इनको फैक्टर पेमेंट दे रहे हैं प्रोड्यूसर फर्म्स वाले, और ये जो है उसके ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चा करके इनको पैसे दे रहे हैं, और उन्हीं पैसों के थ्रू ये फैक्टर सर्विसेज के लिए पेमेंट कर रहे हैं। तो वही गोला चल रहा है, सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट थोड़ी होता है, ठीक है, एक दूसरे को दे दे के ले लेके काम हो रहा है। अब ये सर्कुलर फ्लो में हमने पढ़ लिया, तो सर्कुलर फ्लो में दोनों फ्लो को हमने कंबाइन कर दिया, और उसके फिर ये तीन फेजेस पढ़ लिए, प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। प्रोडक्शन फेज इज समथिंग जहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज और वैल्यू एडिशन हो रहा है, और इसको हम आउटपुट मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज इज समथिंग जहाँ पर फैक्टर इनकम जो है फर्म्स दे रहे हैं, यानी कि फैक्टर पेमेंट जो हो रही है, ये वाला जो फेज है ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, ठीक। इसके बदले जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दिस इज समथिंग विच कम्स अंडर प्रोडक्शन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और एक्सपेंडिचर फेज क्या है, एक्सपेंडिचर फेज वो वाला फेज है जहां पर खर्चा हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पर, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये इसको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं और यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। और ये जो तीनों चीजें ये बराबर हैं, ये हमारा एक ट्रिपल आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा, और हमने ये सारी की सारी चीजें एज्यूम करी हैं, ये हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड है, गवर्नमेंट नहीं है, सेविंग नहीं है, और दो ही सेक्टर है, और हमने ये सारी की सारी चीजें ऑब्जर्व करी कि फैक्टर इनकम जो है वो वैल्यू एडिशन बाय द फर्म्स के बराबर है, जितनी फैक्टर इनकम है, जितनी हमारी फैक्टर इनकम है, जितनी हमारी फैक्टर इनकम है वो वैल्यू एडिशन बाय द फर्म्स के बराबर है। 100 और हमने यहाँ पे देख लिया था किस तरीके से, और जितनी हमारी क्या कहते हैं टोटल प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का बाय द फर्म, वो टोटल एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड के बराबर है। वैल्यू एडिशन इनकम जनरेटेड इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। विद दिस वी कंक्लूड आवर क्लास। आई होप तुम्हें चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी एंड तुम्हें आज की क्लास में, छोटी सी क्लास में मज़ा आया होगा। अंडर 1 आवर मतलब 1 घंटे से भी पहले हमने सारी की सारी चीज़ों को कंक्लूड कर लिया, लास्ट क्लास का भी रिवीजन कर लिया और इस क्लास के भी क्वेश्चंस कर लिए, तो आज तुम्हारे पास कोई होमवर्क भी नहीं है, ठीक है। ये वाला जो फ्लो है इसमें क्या कमी है अब तुम बता सकते हो, कमेंट करना, ठीक है ना।
मार्केट में, ये मार्केट को थोड़ा समझ लेना, देखो मैं ये बता देता हूँ। देखो ये मार्केट है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज फर्म बना के मार्केट को दे रही है, और मार्केट तो फर्म को बना के नहीं दे रही, मगर एक्सपेंडिचर जो है वो हाउस होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, और ये मार्केट इनको इनकम थोड़ी दे रही है, इनको तो पैसे मतलब एक्सपेंडिचर ये कर रहे हैं, तो मार्केट में चलो ठीक है इनको इनकम दे रही है। अब हाउस होल्ड जो है वो इनकम कर रहे हैं, हाउस होल्ड इनकम जनरेट करके फर्म्स को थोड़ी दे रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये यहाँ पर जो एरो हैं ये उल्टे हो गए, इसको इधर होना था एंड इसको इधर होना था, ठीक है। तो ये जो है थोड़ी सी गलती इसमें है, ये इसको यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पर बना लो, सॉरी, ठीक है, और इसको यहाँ पर क्रॉस करके यहाँ पर बना लो। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं और वहाँ से इनकम जनरेट होके आ रही है, ठीक है। मैं इसको ब्लैक ब्लैक कर दूंगा हाईलाइटर से, बस ठीक है, बाकी इतना ही था आज की क्लास के लिए। मैं इसको हाईलाइटर कर देता हूँ, ये ठीक, और ये हाँ ऐसे थोड़ा सा ऐसे गंदा गंदा सा लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। तो हाँ, इस तरीके से हमारा काम हो रहा है, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, एंड इफ यस देन प्लीज डू लाइक द वीडियो। कुछ फीडबैक है कमेंट में डालो, कुछ डाउट है कमेंट में डालो, वरना इंस्टा पर डीएम करो। प्लेज तुमने ले लिया होगा उसको कैरी फॉरवर्ड रखना, उसको अच्छे से पूरा करना, और साथ ही साथ ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर गुड यू आर डूइंग, कीप डूइंग इट, करते रहो, कुछ ना कुछ बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। होमवर्क जो है, मतलब होमवर्क आज तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, मगर नोट्स जो है नोट्स अच्छे से बना लेना। विद दैट बीइंग सेड आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं, और कुछ भी अगर तुम्हें डाउट है वही अगेन इंस्टा पर या फिर वैसे, और कुछ सजेशन है कुछ फीडबैक है प्लीज डू कमेंट, ठीक। और इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ आवर टीम देन ऑल्सो प्लीज डू कमेंट। इस लेक्चर की पीपीटी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक है, इकोनॉमिक्स के लेक्चर पीपीटी वाले फोल्डर में जाके तुम्हें मिल जाएगी इसकी पीपीटी, ये थंबनेल लिख जाएगा ऊपर ऊपर, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेक्चर 7 है ना ये, ठीक है। सो यस, आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। दिस साइड योर क्यूरियस भैया साइनिंग ऑफ। राधे राधे।